हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने कल पॉलिटी की शेड्यूल्स देखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे उनके आर्टिकल्स। पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे जो पॉलिटी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने बेसिकली उसके 22 पार्ट हैं। 22 पार्ट में 395 आर्टिकल हैं और उसमें 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो 395 आर्टिकल है और उनके 22 पार्ट है। हमें ये सबको पढ़ना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा यूनियन के बारे में बताया गया कि हमारा यूनियन कैसा है, उसके स्टेट्स और टेरिटरीज क्या है। आर्टिकल 1 है यूनियन और स्टेट्स के बारे में बताएगा और ये भी बताएगा कि टेरिटरी क्या होती है। बेसिकली अगर आप देखें यूनियन क्या करता है, सिर्फ स्टेट्स को यूनिफाइड करके बताता है। लेकिन अगर आप टेरिटरी देखेंगे ना, बेसिकली आर्टिकल 1 में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे, एक तो यूनियन, एक तो दूसरी चीज़ देखेगी टेरिटरी। ओके, सो टेरिटरी सबको इन्वॉल्व करेगा, चाहे वो इतनी छोटी सी लैंड हो इंडिया की। ठीक है, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हो, स्टेट हो, टेरिटरी ऑफ इंडिया सबको इंक्लूड करेगा। जबकि यूनियन ऑफ स्टेट्स विल ओनली इंक्लूड द स्टेट्स। 28 स्टेट्स जो है हमारे, सिर्फ उनको। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 पर आते हैं। ये आर्टिकल 1 था, आर्टिकल नंबर 2 पे आते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसको अधिकार है कि वो फॉरेन कंट्रीज को अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकता है। ओनली फॉरेन पार्ट्स होते हैं, फॉरेन टेरिटरीज होते हैं। जैसे किसी ने हमें गिफ्ट दिया, हमने कहीं वॉर में जीता, ठीक है, या फिर कैसा हो कि वहाँ के लोगों को हमने रेफरेंडम करवाया, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में अगर हम पीओके में रेफरेंडम कराया, वो लोग कहें कि हम इंडिया में चले, तो हमारा उस पर ऊपर पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें गिफ्ट में दिया हो, वॉर में जीता हो, रेफरेंडम कराया, तो इन सारी चीज़ों में हमारा उस कंट्री के ऊपर पूरा अधिकार है। हम मिला सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री को अपने इंडिया में। ठीक है, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया, हमने गोवा को मिलाया, दमन द्वीप को मिलाया, हमने फ्रेंच कॉलोनीज को मिलाया, पुडुचेरी ये ना, माहे, कराईकल, इन सबको मिलाया। ठीक है, हाँ, और अब हम देखते हैं आगे। हाँ, तो देखो, चलो पहले थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 2 में हम किसी बाहर स्टेट को अपने अंदर मिला सकते हैं। तीसरा आर्टिकल 3 इसमें बोला है कि पार्लियामेंट जो है हमारी, उसको अधिकार है कि वो किसी भी मतलब स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की नेम को चेंज कर सकती है। अब ये पार्टी का जो पार्लियामेंट है वो बाध्य नहीं है। ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर में बाध्य नहीं कि वो स्टेट लेजिस्लेचर की सुनेगी, तभी वो जाके क्या करेगी, मतलब नेम चेंज करेगी या उसकी एक्सटेंट चेंज करेगी। एक्सटेंट मतलब सीमा। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट के कान में डाल देना होता है कि हाँ, मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे कि हाँ हम ये कर रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के कान में थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए डाल देगी, जैसे कि 15-16 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इतने में हम कर देंगे। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। और लेकिन प्रेसिडेंट उस पर बाध्य नहीं है, ना ही पार्लियामेंट उस पर बाध्य है कि हाँ वो उनका जो व्यूज़ हैं या फिर जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं वो उनको मानेगी। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे। अब आर्टिकल नंबर 4 में ये बोला गया है कि जब पार्लियामेंट जब सेकंड और थर्ड काम कर रही होगी, मतलब सेकंड आर्टिकल को थर्ड आर्टिकल का काम कर रही होगी। सेकंड आर्टिकल मैंने बताया आपको कि फॉरेन कंट्रीज को एक्सेप्ट करना, मतलब फॉरेन टेरिटरीज को, और थर्ड में बताया कि किसी भी स्टेट का नाम और बाउंड्रीज वगैरह चेक करना। ठीक है, मतलब इधर उधर करना। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है इसमें, हाँ, मतलब प्रेसिडेंट जो होगा वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो इजीली अपना काम कर सकती है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 1 से लेकर 4 में हमारा पार्ट 1, जिसमें यूनियन और उनकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया। हम पार्ट 2 को देखते हैं, जिसमें हमारा बताया गया सिटीजनशिप। क्योंकि अगर पहले मान लो हमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट हो रखे होते हैं। जैसे कि पहले हमने बताया अपने स्टेट्स के बारे में कि हमारे पास कितने स्टेट हैं, कितने लक्षद्वीप, मतलब कितने आइलैंड्स हैं, कितने ये हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पहले उनको बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि उसके अंदर जो लोग रहते हैं, उसके अंदर के लोगों को हमें क्या देनी, सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप क्यों देनी, क्योंकि सिटीजनशिप जब किसी भी कंट्री के लोग के पास मिल जाती है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार हो जाते हैं। अब कौन से अधिकार हो जाते हैं, जैसे कि वो वोट दे सकता है, दूसरा वो राशन ले सकता है। अगर जिसके पास सिटीजनशिप नहीं होगी तो सोचो वो आधार कार्ड कैसे बनवाएगा, आधार कार्ड नहीं बनवा पाएगा तो राशन नहीं आएगा उसके पास। तो सिटीजनशिप क्या होता है, हमें ना काफ़ी ज़्यादा अधिकार देता है, हमें हमारे जो पावर्स है उनको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से सिटीजनशिप किसी भी कंट्री के नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो किसी के पास सिटीजनशिप ही नहीं है और वो क्या हुआ, उसको किसी पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो बंदा, उसको पुलिस इतना मारेगी, ठीक है, वो उससे कहेगी, वो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि मुझे छोड़ दो,
कि मैं यहाँ से जाके मतलब मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरे घर वाले हैं, मुझे इनको बुलाना है या नहीं बुलाना है। और वो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि अगर वो उससे मांगेंगे आधार कार्ड वगैरह तो वो उनको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे यहाँ का सिटीजन ही नहीं है। तो वो आधार कार्ड ही नहीं दिखाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, वो सस्पेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको जेल वगैरह में भेज दिया जाएगा। और देखो, अगर वो यहाँ का नागरिक होगा, उसके पास सिटीजनशिप होगी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसको जानते होंगे जिनके पास आधार कार्ड होगा। मान लो एक बाई चांस ऐसा हुआ कि उसकी नागरिकता किसी ने छीन ली, हमारे भारत का ही था लेकिन उसकी नागरिकता किसी ने छीन ली, लेकिन जहाँ पे वो रहता हुआ आया है, ठीक है, वहाँ के लोग उसे जानते होंगे, उन लोगों के पास आधार कार्ड वगैरह अपनी सारी चीज़ें होंगी, पैन कार्ड होगा, बिजली का बिल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो उस इंसान के पक्ष में बोल सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस बंदे के पास सिटीजनशिप ही नहीं है और वो यहाँ पे कहीं से घुस के आया, तो वो कैसे अपने फेवर में किसी को बुलवाएगा, है ना। तो ये बात होती है, सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी देश में रह रहे हो, क्योंकि सिटीजनशिप जैसे होता है ना, इसको आप उससे रिलेट करके देखो, धर्म से रिलेट करके कि यार आप किसी की पूजा कर रहे हो, किसी धर्म में इन्वॉल्व हो, तो अगर है ना, और आपको पता ही नहीं कि भगवान कौन है, आपको पता ही नहीं हमें पूजा किसी कर रही हो, बट आप धर्म में हो, किसी भी धर्म में, तो ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता। तो ऐसा ही है बिल्कुल, अगर आप किसी भी देश में हो और आपको बस सिटीजनशिप नहीं है, एक बहुत ही अजीब चीज़ है ये, है ना। तो हाँ, अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में 5 से 12 आर्टिकल तक में, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में आपका दे रखा है कि स्टार्टिंग में सिटीजनशिप। अब देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत ही भयंकर कंडीशन थी, मतलब जो हमारे देश के निर्माता थे वो क्या कर रहे थे, वो सोचे थे अगर हम लोगों ने तुरंत के तुरंत यहाँ पे नहीं लिया एक्शन तो हमारा जो देश है वो अलग होने की कगार पर था, क्योंकि कुछ जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, हमारे लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। जो कुछ लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो कहते हैं हम अलग रहेंगे, कुछ लोग थे वो कहते हैं हम पाकिस्तान में मिलेंगे, कुछ लोग थे हम कहेंगे इंडिया में रहेंगे, लेकिन हम अलग रहेंगे, हमारा राजपाट अलग रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग थे, तो हमारा जो देश था वो ऑलमोस्ट डिवाइड होने वाला था। लेकिन तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते थे, हम सिटीजनशिप एग्जैक्टली नहीं इम्पोज कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे बाउंड्रीज खुली थी, तो वो अंदर से बाहर लोग जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, इवन बांग्लादेश से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से बांग्लादेश जा रहे थे, बहुत सारी कंट्री से हमारे यहाँ पे आवागमन होता रहता है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है ना बेसिकली क्या करती है, आपको पता है कि सबको सहारा देने वाला काम जो करती है, जैसे हमारे घर में सहारा देने वाला काम कौन करता है, हमारे मम्मी पापा, ठीक है। वैसे ही हमारी कंट्री हमारे पूरे एशिया में सहारा देने वाले काम करती है, ठीक है। इतनी महान कंट्री है। अब सोचो, जब उस कंट्री में 140 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनकी जो मेंटालिटी ये है, तो मतलब तो हमारी मेंटालिटी क्यों नहीं हो सकती, तो हम उसको इक्वली क्यों नहीं ग्रो कर सकते। मतलब जब पूरे इतने बड़े पार्ट की मेंटालिटी ये है कि हाँ हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई बाहर से आ रहा है उसको भी इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है, भले ही हमारे कास्ट का हो या ना हो, हमारे धर्म का हो या ना हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आर्टिकल 5 में ये कि कमेंट स्टार्टिंग में हम कैसे रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं स्पेसिफिक हो पा रहा था कि कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से लोग नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो हाल फिलहाल में ऐसे ही दे दिया गया। फिर आर्टिकल 6 पे आता है। आर्टिकल 6 में फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि हाँ, अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप पे कोई नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप सिंपली हमारे भारत के नागरिक हो। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आर्टिकल 6 में ये था। आर्टिकल 7 में था कि आप 1 मार्च 1947 से पहले इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हो, मतलब आज़ादी से पहले अगर आप पाकिस्तान जा चुके हो, ठीक है, और उसके बाद में आप आ रहे हो, तब भी हम नॉर्मली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको बस एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। 6 महीने आपको रहना पड़ेगा इंडिया में, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसी बेसिस पे आपको क्या होगा, इंडिया की सिटीजन आपको मिल जाएगी। ये था आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 8 में ये है कि आप कहीं भी किसी भी फॉरेन कंट्री में घूम कर आओ, आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, तो डजेंट मैटर, हम आपकी सिटीजनशिप नहीं छीनेंगे। कब तक? जब तक आप उसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले लेते। तो उसी बेसिस पे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई, टर्म्स निकल कर आए, जैसे कि NRI आया, IPO आया, ठीक है, OCI आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल के हैं। अब ये NRI क्या है, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, OCI क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन सबको हमने कैटेगराइज किया, क्योंकि
क्या था, जो अच्छे अच्छे लोग थे जैसे कि हमारे यहाँ पे सुंदर पिचाई वगैरह जो गूगल के सीईओ बन के बैठे हैं, तो उनके जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर थे वो कहते यहीं पे रहते थे। जब उन्होंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया तो क्या हुआ, जो अमेरिका था वो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडेड तो वो है ही, वो प्ले एक तरीके से सबकी लाइफ के साथ प्ले करता है। तो उसने क्या किया, हमारे लोगों को वहाँ पे अपना रेजिडेंट बना लिया। अब वहाँ के लोगों को वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से सैलरी देते हैं और वहाँ के लोगों को वो वहीं से अपना जीवन यापन जो भी वो करने लगे। तो फिर इंडिया, क्योंकि हमको एनआरआई से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एनआरआई क्या करते हैं, कमाते वहीं पे रहते खाते सब कुछ वहीं करते हैं, लेकिन पैसा कहाँ बेचते हैं, डायरेक्ट अपनी इंडिया में बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी फैमिली लाया करती है, यहाँ पे उनकी फैमिली रिसाइड करती है। तो ये प्रॉब्लम हुई जब हमारे यहाँ के एनआरआई जो थे वो वहीं पे जाके बसने लगे, वहाँ के रेजिडेंट बन गए। तो हमारी कंट्री ने थोड़ा इस पर छानबीन करी, खोजबीन करी, कमिटीज़ वगैरह बिठाई, और उसके बाद ये रिजल्ट निकल के आया कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारी कंट्री डबल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करती, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देंगे। मतलब जो इंसान वहाँ पे जाके बस चुका है और किसी बड़ी इंडस्ट्री में वर्क करता है, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है जो बहुत ज़्यादा नोन है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे ओसीआई देंगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब वो यहाँ पे आ सकता है, सब कुछ नॉर्मल कर सकता है, एक्सेप्ट वो वोट नहीं दे सकता, बस बाकी वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये था, ठीक है। तो 8 होगी, 9, हाँ 9 में आता है कि अगर आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी, ठीक है। 10 में आएगा कि पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगा, आपके जो राइट्स है, आपकी जो सिटीजनशिप है उसको क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। 11 उसको बनाएगा। 11 में आएगा कि जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप का क्या है, प्रोटेक्टर है। तो हम लोग हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, एक तो यूनियन एंड स्टेट, एंड सेकंड हमने डिस्कस कर लिया सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल 3 है फंडामेंटल राइट्स, एंड आर्टिकल 4 है डीपीएसपी, तो उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। बाय बाय।